स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने ये समझना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले एक बार ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो जाए तो उनके कॉम्बिनेशन की वजह से कंपाउंड्स बनते हैं। दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन की वजह से कंपाउंड्स बनते हैं। और एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बाकी सारे सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि आप अपने आसपास देखते हो। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं और आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, जितने भी मटेरियल्स, जितने भी सब्सटेंसेस देख रहे हो, वो सारे सब्सटेंसेस अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ही बने हुए हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जिनसे आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपके घर में सॉल्ट होता है ना, नमक होता है ना, उसका जो एक्चुअल नेम है, जो केमिकल नेम है, वो है सोडियम क्लोराइड और उसका फॉर्मूला होता है NaCl। अभी जो सॉल्ट है ये कंपाउंड है क्योंकि ये सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन की वजह से बना हुआ है। तो आपके घर में जो सॉल्ट है, जो रोज यूज होता है, वो एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है और वो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। जो अकेला सोडियम है ना, वो एलिमेंट का एग्जाम्पल है। अकेले क्लोरीन को अगर देखा जाए तो वो एलिमेंट का एग्जाम्पल है। सोडियम और क्लोरीन ये वाले दोनों एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करके कंबाइन हो जाते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन की वजह से NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, मतलब सॉल्ट बनता है। सेकंड एग्जांपल है वाटर का। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जो वाटर है ना, वो भी कंपाउंड है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स हैं। और जो वाटर है, क्योंकि वो इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, तो वाटर कंपाउंड का एग्जाम्पल है। आपके घर में चीनी है ना, जो कि रोज यूज होती है। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से शुगर बनता है। शुगर क्या है? कॉम्बिनेशन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये एलिमेंट्स हैं और इन तीनों एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से शुगर बना है, जो कि एक कंपाउंड है। माउथ वॉश, जो माउथ वॉश है उसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। माउथ वॉश का केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है H2O2। जो माउथ वॉश है वो भी एक कंपाउंड है क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बना हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि आप रोज अपने आसपास देखते हो और ये सारे के सारे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। एलिमेंट्स जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कंपाउंड्स बनते हैं। और एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। और आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो ना, जितने भी सब्सटेंसेस देखते हो, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ही बने हुए हैं। तो एलिमेंट को अगर आपने डिफाइन करना है तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, एन एलिमेंट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। जो एलिमेंट है, एलिमेंट मैटर की सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है और एलिमेंट को आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू
और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ब्रेक नहीं कर सकते। जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स को केमिकल रिएक्शन के थ्रू सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जा सकता है। एलिमेंट तो पहले से ही मैटर की सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे ये जो अभी हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था ना, जैसे माउथ वॉश है, वो एक कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन की वजह से बना है। तो माउथ वॉश जो कि एक कंपाउंड है, उसको आप केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हो। ये माउथ वॉश ये होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है H2O2। इसको ब्रेक करके इसमें से हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। लेकिन एक बार जब आपने इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर लिया और ऑक्सीजन को अलग कर लिया, तो अब आपके पास एलिमेंट्स आ गए हैं। अब ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ऑक्सीजन को आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर आ चुका है। जैसे शुगर है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। तो शुगर एक कंपाउंड है, इसे आप ब्रेक करके इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो। कंपाउंड्स में से एलिमेंट्स को अलग किया जा सकता है, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का। एक बार आपके पास एलिमेंट आ गया, कंपाउंड को आपने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसमें से सारे एलिमेंट्स अगर आपने अलग कर लिए, फिर अब आप उन एलिमेंट्स को और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही मैटर की सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स अगर आपने लिखने हैं तो आप ये लिख सकते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, सोडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब कंपाउंड्स पे आते हैं। कंपाउंड को अगर आपने डिफाइन करना है तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो कंपाउंड है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। एलिमेंट्स जब आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो रिएक्ट करने के बाद वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एलिमेंट्स ना हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स होती है ना, वो हमेशा ही सेम होती है। कोई भी अगर आप कंपाउंड लोगे ना, तो उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, मतलब सेम परसेंटेज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड्स के अगर आपने एग्जाम्पल्स देने हैं तो आप लिख सकते हो, सॉल्ट, वाटर, शुगर, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। ये सब अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 118 डिफरेंट एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड। अभी तक ह्यूमंस ने ना 118 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया है। ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स तो नेचुरल हैं, मतलब अर्थ के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि मैन मेड हैं, जिनको ह्यूमंस ने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। और नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं। तो एक्चुअल में जो एलिमेंट्स है ना, वो तो 118 से थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बुक में 118 लिखा हुआ है, तो आपने अपने आंसर में भी 118 को ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एलिमेंट्स क्लासिफाइड? एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है? क्लासिफाई करने का मतलब है कैसे उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को ना तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी को बोलते हैं मेटल्स, सेकंड कैटेगरी को बोलते हैं नॉन मेटल्स, और थर्ड कैटेगरी को बोलते हैं मेटलॉइड्स।
एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है, उन सारे एलिमेंट्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में, तीन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो तीन ग्रुप्स हैं इनके नाम है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेटल्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमसे ये पूछा जा रहा है कि मेटल्स क्या होते हैं और हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी बताना है। चलो आंसर पे आते हैं। सब्सटेंसेस दैट आर यूजुअली हार्ड एंड शाइनी एंड अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड मेटल्स। जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो कि हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं और शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, और जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को अपने अंदर से ट्रैवल होने देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को मेटल्स बोला जाता है। मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, सरफेस उनका चमकदार होता है, और वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस को मेटल्स बोला जाता है। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो एक एक करके मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस, दे पोजेस लस्टर। जो मेटल्स होते हैं ना, उनका सरफेस काफी ज्यादा चमकदार होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। लस्टर का मतलब यही होता है कि मेटल्स का सरफेस शाइनिंग होता है, तभी कहते हैं मेटल्स पोजेस लस्टर, मतलब लस्टर की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर। सेकंड पॉइंट है दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। मेटल्स में ना बहुत ज्यादा कलर नहीं पाए जाते। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं या फिर ग्रे कलर के ही अलग अलग शेड के होते हैं, और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि गोल्डन येलो कलर के होते हैं। मेटल्स के अंदर आपको कलर्स में ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। मेटल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर मेटल्स ग्रे कलर के अंदर ही होते हैं या फिर ग्रे कलर के अलग अलग शेड में होते हैं, और सिर्फ कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि गोल्डन येलो कलर के होते हैं। थर्ड पॉइंट है मेटल्स आर जनरली हार्ड। ज्यादातर जो मेटल्स है ना वो सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये जो तीनों है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों मेटल्स हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं होते। तो जो मेटल की हम प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे के सारे मेटल्स के अंदर आमतौर पे ये वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें एक दो प्रॉपर्टीज नहीं होती, बाकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों हार्ड नहीं होते, लेकिन फिर भी ये तीनों मेटल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेटल्स की बाकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स अलाउ हीट टू ट्रेवल थ्रू देम, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं ना, वो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है। अगर आप किसी मेटल के पीस को लेते हो और उसको आप एक किनारे से हीट करना स्टार्ट कर देते हो, तो धीरे धीरे हीट ट्रैवल होती रहेगी, और थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि पूरा का पूरा मेटल का पीस ही गर्म हो चुका है, क्योंकि मेटल्स में से हीट ट्रैवल हो सकती है, हीट पास हो सकती है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। हीट करने से ना, थोड़ा सा हीट करने से मेटल्स मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से आप उनमें से हीट को पास कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स है ना, उनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। हमारे घर में जो वायर्स होती है ना, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, वो कॉपर की बनी होती हैं, और कॉपर मेटल है। और कुछ केसेस में जो वायर्स होती हैं वो सिल्वर की बनी होती हैं, और सिल्वर भी मेटल है। जो सिल्वर है ना, वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब सिल्वर की वायर में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करोगे, तो बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी वेस्ट होगी
ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन सिल्वर एक्सपेंसिव होता है, इसलिए सिल्वर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। सिल्वर को सिर्फ उन्हीं जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम थोड़ी सी भी एनर्जी का वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे घरों के अंदर जो वायर्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए होती हैं, वो कॉपर की बनी हुई होती हैं। कॉपर भी मेटल है, और जो कॉपर है वो सिल्वर से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में जो वायर्स बनाई जाती हैं वो कॉपर की होती हैं। तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मेटल्स के बीच में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जो मेटल्स है ना वो डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेटल्स की आप वायर्स बना सकते हो। जो भी ऐसा मटेरियल है ना जो डक्टाइल है उसकी आप वायर्स बना सकते हो। जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नॉन डक्टाइल होते हैं उनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर मैलिएबल, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। जो मेटल्स होते हैं ना वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होने की वजह से आप अगर उनको बीट करोगे ना हैमर से, तो उन्हें बीट कर करके उनकी काफ़ी ज़्यादा पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। देखो, तो अगर आपके पास कोई कांच का पीस है ना, कांच के किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हैमर से हिट करोगे तो वो टूट जाएगा, काफ़ी सारे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। मेटल्स को अगर आप हैमर से हिट करोगे तो वो टूटेगा नहीं। इसी वजह से मेटल्स की हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबल होना। मेटल्स आर मैलिएबल, इसका मतलब ये है कि मेटल्स की बहुत ज़्यादा पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। अगर आप उन्हें हैमर से हिट करोगे ना तो वो और ज़्यादा फैलेंगे, और ज़्यादा पतले होंगे, और उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। मेटल्स को अगर हैमर से हिट करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, बल्कि फैलेंगे, पतले होते जाएंगे और सरफेस एरिया में बढ़ते जाएंगे। जैसे ग्लास होता है ना, जो कांच होता है वो मैलिएबल नहीं होता। उसको अगर आप हैमर से हिट करोगे तो वो फैलेगा नहीं, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में तुरंत ही टूट जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सोनोरस, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जो मेटल्स होते हैं ना वो सोनोरस होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेटल्स को हिट करोगे या कोई मेटल का ऑब्जेक्ट आपके हाथ से छूट जाए, तो जब वो नीचे जाके ज़मीन से टकराएगा तो एक रिंगिंग साउंड आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मेटल को हिट करते हो या कोई मेटल का ऑब्जेक्ट आपके हाथ से छूट जाता है, तो जब वो नीचे जाके ज़मीन से टकराएगा तो इस तरह की साउंड आएगी, टन। लेकिन अगर नॉन मेटल नीचे जाके ज़मीन से टकराए तो ऐसी आवाज़ आती है, टक। तो नॉन मेटल्स में टक की आवाज़ आती है और मेटल्स में टन, इस तरह की आवाज़ आती है। तभी कहते हैं कि जो मेटल्स है ना वो सोनरस होते हैं, दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की आमतौर पे ना डेंसिटी ज़्यादा होती है, और डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हैवीनेस ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से मेटल्स भारी होते हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी सब्सटेंस उतना ज़्यादा भारी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की ना टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से अगर आपने किसी मेटल के पीस को ब्रेक करना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो उसे तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। देखो, जैसे चौक का पीस है ना, चौक के पीस को तो आप अपने हाथ से ही तोड़ सकते हो, लेकिन उतने ही साइज का अगर कोई आयरन का पीस है तो उसे आप नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि आयरन मेटल है। मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होने का मतलब मेटल के ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन मेटल्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अब बारी है नॉन मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, एलिमेंट्स विच डू नॉट पोजेस लस्टर एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना जिनके पास लस्कर नहीं होता, मतलब जिनका सरफेस शाइनिंग नहीं होता बल्कि डल सरफेस होता है,
और जिनमें से ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है और ना ही हीट पास हो पाती है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनके बीच में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही पास नहीं हो पाते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स बोला जाता है। एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ना, तो जिन एलिमेंट्स के पास लस्कर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, हीट पास हो जाती है, उन्हें बोलते थे मेटल्स। और जिन एलिमेंट्स के पास लस्कर नहीं होता, शाइनिंग सरफेस नहीं होता, ना उनके बीच में से हीट पास हो पाती है, ना उनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है, इस तरह के एलिमेंट्स को बोलते हैं नॉन मेटल्स। क्वेश्चन के बी पार्ट में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को पूछा गया था, तो एक एक करके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। जो नॉन मेटल्स है ना, उनके अंदर कलर्स में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर्स के मिल जाएंगे। जो मेटल्स थे उनके अंदर कलर्स में वैरायटी नहीं है। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना, वो तो ग्रे कलर के या ग्रे कलर के ही किसी शेड के अंदर होते हैं, और बहुत कम ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि गोल्डन येलो कलर के होते हैं। ज़्यादातर मेटल्स ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे कलर के ही अलग अलग शेड के होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर आपको कलर्स में बहुत वैरायटी मिलेगी, बहुत अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्करस, दे डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस। जो नॉन मेटल्स है ना, वो चमकदार नहीं होते, उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। जो नॉन मेटल्स है ना, वो सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, और नॉन मेटल्स ब्रिटल भी होते हैं। इसका मतलब है अगर आप उन्हें खींचोगे या उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएंगे। लचीले नहीं होते, ब्रिटल होते हैं। आप उन्हें हिट करोगे, उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट के अलग अलग पीसीस में डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। जो मेटल्स थे वो मैलिएबल थे। मैलिएबल होने का मतलब है अगर आप उसे हैमर से हिट करोगे तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा पतला होता जाएगा और सरफेस एरिया उसका इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स को अगर आप हिट करोगे तो वो टूट जाएंगे, अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे। तभी आप उनकी ना पतली पतली शीट्स नहीं बना सकते। मेटल्स की पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, नॉन मेटल्स की पतली शीट्स नहीं बना सकते। उनको हैमर से अगर हिट करेंगे देन दे विल ब्रेक। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते थे, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। डक्टाइल ना होने की वजह से नॉन मेटल्स की वायर्स नहीं बनाई जा सकती, मेटल्स की वायर्स बनाई जा सकती हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ग्रोन इनटू वायर्स, नॉन मेटल्स की वायर्स बनाई ही नहीं जा सकती। नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जो नॉन मेटल्स है ना तो वो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं और ना ही वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो कोई भी वायर आपको कभी भी किसी नॉन मेटल की नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन मेटल्स में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। जो नॉन मेटल्स है ना वो सोनोरस नहीं होते, मेटल्स सोनरस होते हैं। मेटल्स को हिट करो तो टन इस तरह की आवाज आती है, लेकिन नॉन मेटल्स को हिट करो तो टक इस तरह की आवाज आती है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी काफी कम होती है, जिसकी वजह से वो हल्के होते हैं। मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो भारी होते हैं। जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है ना सब्सटेंस, उतना ज्यादा भारी होता है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, मतलब थोड़ी सी जगह के अंदर ही काफी सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसलिए डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से सब्सटेंस भारी होता है, और डेंसिटी कम होने की वजह से सब्सटेंस हल्का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। देखो मेटल्स में जो भी प्रॉपर्टीज थी ना, नॉन मेटल्स में ज्यादातर प्रॉपर्टीज एकदम उसका रिवर्स है। मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था, तो नॉन मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है
नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से उनको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती थी। लेकिन नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, तो इनको तोड़ने के लिए कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.